हम लोगों ने कितना देख लिया है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ मिक्सचर के क्वेश्चन कर लिया है, और उसके बाद टेंशन वाले क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। फिर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स वाला क्वेश्चन कर लिया है जिसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी फोर्सेस देखे हैं, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो स्मॉल r था। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि Q1 Q2 पे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग सेम नेचर के हैं, दोनों क्या हैं, सेम नेचर के हैं, एंड इन फ्री स्पेस बच्चों। ठीक है, फ्री स्पेस में देखा था। ठीक है, तो फ्री स्पेस में देखा था मतलब कि इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि Q1 Q2 को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिपेल कर रहा था, Q2 Q1 को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग रिपेल कर रहा था। इस फोर्स की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लो मैं इन दोनों चार्जेस को उठा के पानी में लेके चला जाऊं। ठीक है, डिस्टेंस सेम रखूं, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रखूं, पानी में लेके चला जाऊं, या इन दोनों चार्जेस के बीच में मैं कोई एक ग्लास का मटेरियल ला के रख दूं। यहाँ पे मान लो यहाँ पर लेट से एक मीडियम ला के लगा दूं मैं, तो ये दोनों चार्जेस तो फिक्स हैं अपने पोजीशन, बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें अपन। ठीक, तो उस मीडियम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो मान लो मैं कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लाके इन दोनों चार्जेस के बीच में प्लेस कर दूं, तो हमारा फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे चेंज होगा अगर होगा तो। ठीक है, तो उस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ मीडियम। कि मीडियम में अगर इन चार्जेस को प्लेस कर दें या इन चार्जेस के बीच में कोई मीडियम लगा दें तो फोर्सेस पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो देखो होता क्या है बच्चों कि जब हम बीच में मीडियम लगा देते हैं, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लो कि मैं बहुत सारा कागज़ तोड़ के रख दूँ उसके बीच में, ठीक, पानी रख दूँ या ग्लास रख दूँ, कोई लोहे का मटेरियल रख दूँ। ठीक है, या नॉर्मल अभी तक हम लोग फ्री स्पेस देख रहे थे तो सिंपल एयर रह देंगे बीच में। ठीक है, तो एयर और फ्री स्पेस में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो अब देखो, तो होता क्या है कि ये पाया गया कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये मैग्नीट्यूड था इस फोर्स का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा उससे ये पाया गया कि जब हम लोग मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कि कैसे कमज़ोर हो जाता है वो फॉर्मूले से देख लेंगे बस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स। ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या आ गया, K, और बाकी सारी चीज़ें क्या रह जाती हैं, Q1 Q2। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 2 इन मीडियम। तो मीडियम के लिए जब भी हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, यहाँ नीचे एक डिवाइड बाई K आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली कि देखो क्या हुआ कि K टाइम्स डिवाइड हो गया इस फोर्स की वैल्यू में। टोटल फोर्स तो वही रहा, डिवाइडेड बाई K हो गया। इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इस K की जो वैल्यू होती है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो इससे क्या पता चला हमारा कि जो हमारा फोर्स था, पहले जो फोर्स था, अगर पहले जो भी फोर्स लग रहा था वो ये लग रहा था, जब मीडियम इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारा फोर्स क्या हुआ, K टाइम्स कमज़ोर हो गया, वीक हो गया। तो बस क्या कॉन्क्लूज़न निकल के आएगा वो देख लेते हैं बस। तो मान लो मैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर दूँ। ठीक है, ठीक है, तो F डिवाइडेड बाई F मीडियम, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, बार बार वो नहीं लगाऊंगा साइन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा K। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चल गया हमको कि F मीडियम क्या हो गया कि जो फ्री स्पेस में था फोर्स डिवाइडेड बाई K, मतलब हमारा जो फोर्स होगा मीडियम में, किसी मीडियम में ले जाएंगे तो जो पहले फोर्स लग रहा था फ्री स्पेस में वो K टाइम्स कमज़ोर हो जाएगा। K क्या है हमारा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी।
अब देखो सवाल आता है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, इसी के को हम लोग कभी कभी देखोगे तो कि फिजिक्स में के को एप्सिलन आर से भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इस एप्सिलन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट, मतलब ये क्या होता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस ऑलवेज, ठीक है। तो यही हो गया ये। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमारे पास के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये एप्सिलन आर की क्या जरूरत पड़ी अगर दोनों इक्वल चीज़। तो देखो इन जनरल इसके बीच में कोई भी मीडियम डालोगे तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, ठीक। तो दोनों एक तरीके से सेम ही चीज़ है, बस स्लाइट डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी पोलराइज नहीं कर सकते हैं, फाइन। उसमें पोलराइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज का सेपरेशन क्रिएट नहीं कर सकते इन इंसुलेटर्स। बट डाइलेक्ट्रिक्स आर द काइंड ऑफ इंसुलेटर्स जिसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्जेस को सेपरेट कर सकते हो। अ काइंड ऑफ सेपरेशन विल बी क्रिएटेड इन बिटवीन द चार्जेस, तो पोलराइज हो जाते हैं वो ईजिली। इसलिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंसुलेटर्स को हम लोग जिसको पोलराइज कर सकते हैं विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। उन इंसुलेटर्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। उसकी जो कैपेबिलिटी है कि कितना वो पोलराइज करता है उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है, कि के से। अब देखो के ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं आती। एप्सिलन आर, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको एप्सिलन आर दे देगा, ठीक। और एक टर्म और होता है एप्सिलन, सिंपल एप्सिलन। तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अब एप्सिलन आर को अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एप्सिलन विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि एप्सिलन नॉट, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा क्या याद रखेंगे आप लोग कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिवाइड हो जाएगा हमारा फोर्स जब भी मीडियम में जाएगा। जिस मीडियम में जाएगा उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा क्या, उससे हमको क्या कर देना है, बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इन जनरल कुछ चीज़ें होते हैं टर्म्स कि जो के होता है ना उसकी कुछ टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर फ्री स्पेस के की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये मान लो के की वैल्यू है, फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, एयर के लिए 1.0006 समथिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग एयर और फ्री स्पेस सेम चीज़ मान के चलते हैं हमेशा फिजिक्स में। फिर स्पेशल एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर का होता है 81, ठीक। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो वाटर का 81 होता है, 1 मिनट। कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर्स का होता है इनफाइनाइट, बस इतना देख सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो वो दिया होगा, ठीक है। तो वाटर का जैसे देख रहे हो तुम कि 81 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन या वाटर के जो भी कोई भी आयन्स हैं, ठीक है, दो मान लो आयन ले लो तुम प्लस माइनस, ठीक है, कोई भी आयन्स ले लो, उसको अगर तुम फ्री स्पेस में रखे होगे तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में चिपके होंगे कायदे से, ठीक। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई आयनिक मॉलिक्यूल्स को, कोई आयनिक कंपाउंड को तुम पानी में डालते हो तो देखा होगा कि वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है ना वो 81 टाइम्स कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बस इसकी वजह से होता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई इफेक्ट ऑफ मीडियम पे। और इसमें यार देखो अब एक बहुत जनरल सा सवाल बन जाता है इसमें, बहुत बेसिक सा, कि मान लो कि लेट से ऐसे मुंह से ही बता देते हैं कि मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लग रहा था फ्री स्पेस में 10, मान लो कि लेट से एफ फोर्स लग रहा था, ठीक है। फिर मैंने उन दोनों चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में ले गया, किसी मीडियम में ले गया जिसमें फोर्स क्या हो गया 20 टाइम्स वीक हो गया,
ठीक। तो 20 टाइम्स वीक हो गया फोर्स। पहले फोर्स क्या लग रहा था F, बाद में फोर्स क्या हो गया 20 टाइम वीक। फिर पूछते हैं कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। देख के बता सकते हैं यार कि जितने टाइम्स कम होगा वही तो होगा K, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था ये चीज़ फॉर्मूले में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर लेंगे बस, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट था मेन। मीडियम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने से बेटर क्या है कि एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, AIEEE का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने ये इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं फ्री स्पेस में, ठीक है। तो क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि ये सिल्क स्ट्रिंग है, ठीक है, दो उससे दो इंसुलेटेड स्पीयर्स को टाई कर दिया है, दोनों पे चार्जेस Q है, दोनों का मास M है, ठीक। इतना हमने फ्री स्पेस में, दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे दिया है फॉर इजी साइड, ठीक। और दोनों ये जो वर्टिकल से एंगल बना रखे हैं वो कितना है थीटा, फाइन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स था उसको बोल दिया है कि F0 है बच्चों, ठीक है। ये F0 फोर्स लग रहा था। अब बोल रहा है कि जब इफ़ द एबव सिस्टम इज टेकन इनटू द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लो ये दोनों चार्जेस को ऐसे लटका रखा था, उसको अब क्या किया मैंने कि पानी या किसी मीडियम में, लेट से पानी में ले गया, ठीक है। तो लेट से K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लेके चले गए एक मीडियम के अंदर। तो उस मीडियम के अंदर जब इन दोनों को ले जाके सबमर्ज कर दिया, अंदर ले गए, पूरी तरह से सबमर्ज है ये दोनों बॉल्स, ठीक। और फिर क्या दे रखा है कि जो डेंसिटी है उस मीडियम की डेंसिटी दे रखी है, मीडियम की जो डेंसिटी है वो दे दी D, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच डैट। अब फिर बोल रहा है कि जब हम उसके अंदर लेके जाएंगे तो जो एंगल है बच्चों वो थीटा ही मेंटेन रहेगा, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ये गिवन है हमारे पास कि एंगल रिमेन्स सेम, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। फिर पूछ रहा है कि उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इफ़ द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो। स्फीयर की भी डेंसिटी दे दी है, स्फीयर की डेंसिटी दे दी रो। अब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है सीधा कि जो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ले जा रहे हो, जिसमें कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम को सबमर्ज कर रहे हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो एंड डी बताना है फाइनली अपने को, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहला चीज़ ये कि फ्री स्पेस में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फोर्स लिख लेंगे। तो फ्री स्पेस का जो फोर्स होगा वो क्या होगा बताओ बच्चों, सॉरी फ्री स्पेस का फोर्स नहीं लिखेंगे, 1 सेकेंड। अपने को क्या करना है कि इसके ऊपर, अब ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले फ्री स्पेस में अपन लोग क्या करेंगे, इस पर फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो यहाँ क्या लग रहा होगा mg, ठीक है। इधर क्या लग रहा था टेंशन, और ये एंगल अगर थीटा था तो ये क्या हो गया एंगल थीटा। तो इधर की तरफ क्या आ गया था हमारा, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले, T cos थीटा। और इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा था इस पर, फ्री मीडियम में बोल रहा है कि F0 लग रहा है, ठीक है। इधर की तरफ क्या लगेगा T sin थीटा। बस अब ये फ्री स्पेस में अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे बच्चों। तो इसको बैलेंस करो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा F0 इज इक्वल्स टू T sin थीटा और mg इज इक्वल्स टू T cos थीटा। बस डिवाइड कर लो इसको, तो ये हम लोग कर चुके हैं। तो F0 इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा mg tan थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब मान लो मैं इस चीज़ को, पूरे सिस्टम को पानी में लेके चला गया, तो ये टेंशन तो ऐसे ही लग रहा होगा, फिर पानी में जाने से mg चेंज नहीं होता, ठीक। फिर ये जो फोर्स लगेगा अब वो क्या हो जाएगा, F0 की जगह क्या होगा, मीडियम का होगा, ठीक है ना, मीडियम का हो जाएगा बच्चों। और ये FM क्या होगा, हम लोगों ने क्या सीखा है इफेक्ट ऑफ मीडियम के अंदर, सीखा था ना कि FM क्या होगा, F0 डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। अब देखो एक और बात है, अब मान लो किसी चीज़ को जब तुम पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करोगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगता है। क्या लगता है, बॉयंट फोर्स, एडिशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये यार पता होना चाहिए था, अब थोड़ा सा बहुत बेसिक सी चीज़ है, जल्दी से देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये थीटा एंगल तो मेंटेन है पानी के अंदर भी, तो ये थीटा, तो एक और यहाँ पे क्या आ गया, ये जो पहले ही लग रहा था ये तो हम लोग देख चुके हैं, T cos थीटा लग ही रहा था। और इधर की तरफ क्या लग रहा था इसके ऊपर, T sin
थीटा, ठीक है। तो टोटल इतने फोर्सेज हो गए इन इक्विलिब्रियम। बस एक एडिशनल फोर्स क्या ऐड हो गया, ये बॉयंसी वाला। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर सबमर्ज करते हो किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर लेट से ये है, ठीक है, पानी है, इसके अंदर अगर पानी के अंदर ले जाओगे तो और कंप्लीटली अगर सबमर्ज होगी तो वो एक बॉयंट फोर्स लगाएगा, पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? उस फोर्स की वैल्यू होती है बच्चों, देखो उस फोर्स की वैल्यू होती है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ दिस, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, ठीक, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? d, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं हमेशा इनटू g, बस ये याद रखना था, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर सबमर्ज करोगे तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम इनटू उस पानी का डेंसिटी इनटू g, इतना फोर्स इस बॉल पे ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है? फोर्स है, बॉयंट फोर्स, ठीक। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपने देख लिए ये चीज़, तो अब इस चीज़ को पहले बैलेंस करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, FM इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, ठीक है। और बस ऊपर टोटल फोर्सेस क्या आते हैं? एक तो ये इक्वेशन हो गई, ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे? B प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, बस सिंपल बैलेंस कर देना था। तो अब देखो टी कॉस थीटा को एक तरफ रख लो और mg को एक तरफ, तो mg माइनस बी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन 1, 1 डिवाइड बाई 2 कर दो फिर से, तो क्या आ जाएगा? देखो FM डिवाइडेड बाई mg माइनस बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से FM मिल गया हमको mg माइनस बॉयंट फोर्स इंटू tan ऑफ थीटा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस हो गए। अब क्या करना है हमको कि k की वैल्यू निकाल के लानी है। तो हमको पता है कि जो FM है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F0 डिवाइडेड बाई k लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या लिख दो अब? mg माइनस बी इंटू tan थीटा, ठीक है। अब क्या करो? पुट द वैल्यू ऑफ F0 हियर, तो F0 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो mg tan थीटा डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू mg माइनस b इंटू tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, k कितना आ गया बताओ? mg डिवाइडेड बाई mg माइनस बॉयंट फोर्स। अब क्या करना है हमको? बस यहाँ तक कि ये एक आंसर है बच्चों, ठीक है, ये रिजल्ट याद रख सकते हो। फिर दूसरी चीज़, इसको अब डेंसिटी के टर्म्स में लिख दो। तो मास ऑफ ये क्या है? देखो सबसे पहले ये क्या है? मास ऑफ बॉल। तो मास का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल क्या दे रखा था? स्फीयर रो इंटू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर से v इंटू रो इंटू जी माइनस बॉयंट फोर्स। हम लोग क्या लिखते हैं? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो बॉल जितना बड़ा अगर वो पूरा पानी में चला गया तो उतना पानी तो डिस्प्लेस हो गया उस पोजीशन से, तो वॉल्यूम तो वही रह गया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड d इंटू जी, ठीक है। तो अब इसमें से सारे टर्म्स को कैंसिल कर लो तो बच जाएगा तुम्हारे पास रो डिवाइडेड बाई रो माइनस डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ये याद भी रख सकते हो, ये रिजल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इफेक्ट ऑफ मीडियम।